हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सेल की डिस्कवरी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी कब हुई, ये सब एक्सप्लेन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? किसी भी सेल की संरचनात्मक संगठन कैसा है उसका, उसके बारे में देखते हैं। वी सा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हमने इसके ऊपर देखा कि सेल के अंदर विशेष प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हमने ऑर्गेनेल्स कहा। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? ये सेल कैसे बनी है? इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम एक सेल का अध्ययन माइक्रोस्कोप में करते हैं, देखते हैं, वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा है कि हर प्रकार की सेल में मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मिलता है। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होती हैं, ये सेल के इंटरेक्शन से, साथ ही साथ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ हमारे सेल में अच्छे से हमारी सेल्स परफॉर्म करें वर्क को, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक से हो, तो इसके लिए हमारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी हमारी बॉडी पे पड़ता है। लेट अस सी हाउ। आगे देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जो सेल होती है, सपोज दैट ये एक सेल है, तो इसके बाहर की कुछ कवरिंग जो ये है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल की सबसे बाहरी कवर होती है। दैट सेपरेट्स द contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसमें कुछ पार्टिकल्स या कुछ मटेरियल्स अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। और कोई बाहरी जो अननेसेसरी मटेरियल है वो अंदर ना आए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे रोकता भी है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल? सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स या जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो सेल के अंदर कैसे मूव करते हैं। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल? या सेल के बाहर जो चीज़ें हैं वो कैसे मूवमेंट करती हैं। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जो रिस्पायरेशन हम करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, तो उसके लिए डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. डिफ्यूजन प्रोसेस में जो सब्सटेंस होते हैं उनका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। समथिंग similar to this happens in cell when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be
एक्सक्रीट आउट बाय द सेल। ये हमारी सेल के लिए जो CO2 होता है ये एक सेलुलर वेस्ट होता है जिसे हमें बॉडी से बाहर करना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ respiration, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. सेल के कंपैरिजन में जो इन्वायरमेंट का CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड and outside of a cell. CO2 moves out of the cell और इसी कारण डिफ्यूज़न प्रोसेस से हमारी सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं CO2 के पार्टिकल्स, इसलिए CO2 बाहर होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और डिफ्यूज़न के थ्रू इस तरह से रेस्पायरेशन जब हम करते हैं तो CO2 इन्वायरमेंट में बाहर करते हैं। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion। इसी तरह से O2 भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है जब हम रेस्पायरेशन करते हैं, वो भी डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। when the level of or concentration of O2 inside the cell decreases। जब हमारी सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन घटता है, thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment। डिफ्यूज़न एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारी सेल और इन्वायरमेंट के बीच गैसियस एक्सचेंज करने का। जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन में हम इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं और बॉडी से CO2 इन्वायरमेंट में बाहर करते हैं। वाटर ऑल्सो obeys the law of diffusion। The movement of water molecules through such a selective permeable membrane is called osmosis। और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वर्क करती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वाटर के थ्रू सब्सटेंस का आदान प्रदान होता है, वो वाटर में सब्सटेंस कितना घुला है इस पर भी निर्भर करता है। दस ऑस्मोसिस is the passage of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। इस तरीके से जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा अगर हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को किसी शुगर सोल्यूशन में या सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं? One of the following three things could happen। तो तीन में से कोई एक चीज़ हो सकती है। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द cell, meaning that the outside solution is very dilute and the cell will gain water by osmosis। Such a solution is known as a hypotonic solution। जब सेल का कंसंट्रेशन हाई रहेगा और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन लो रहेगा तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave। The net overall result is water enters the cell is likely to swell up। और इस तरीके की कंडीशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर हैं,
वो सब हाई कंसंट्रेशन यानी सेल के अंदर बढ़ते जाएंगे और सेल फूल जाएगी। If the medium has exactly the same water concentration as well the cell, अगर मीडियम का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सेम है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के आर पार वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। सच सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, और इस प्रकार के सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। वाटर across Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going is in the same as the amount of going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. वाटर का मूवमेंट तो होगा, लेकिन स्मॉल सेम अमाउंट में जितने सब्सटेंस पानी के सेल के अंदर जाएंगे उतने ही सेल से बाहर निकलेंगे, तो जो नेट वेट है वो सेम रहेगा। थर्ड, if the medium has lower concentration of water than the cell, meaning that is it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as a hypertonic solution। यानी मीडियम का कंसंट्रेशन हाई और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लो रहेगा, तो पार्टिकल्स जो होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और इस तरह से जो सेल के अंदर का सॉल्यूशन है वो मीडियम में आएगा। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन द एंटर्स इट। इस समय भी दोनों तरफ से वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है वो तेज गति से मीडियम में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और इस तरह से सेल श्रिंक कर जाएगी। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का स्पेशल केस है थ्रू अ सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। और ये कुछ ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है। इसके बाद देखते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म and most plant cells tend to gain water through osmosis। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं, या जो प्लांट सेल होती है वो वाटर गेन करती है ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि प्लांट के अंदर या शेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होता है और फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है। इस वजह से जो वाटर रहता है वो प्लांट के अंदर या शेल के अंदर इंटर करता है ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और इस तरह से प्लांट्स का एब के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस कहलाता है। दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज of gases and water in the life of a cell। इस तरह से सेल की लाइफ के लिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों इम्पॉर्टेंट हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। सेल इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेती है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर और सेल के अंदर आते हैं और इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other materials from its external environment. Such the process are known as endocytosis. Amoeba requires its food through such process. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। वो अपने सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी से फूड को अपने सेल के अंदर इंटर कर लेते हैं। जैसे कि ये एक अमीबा है। ये अमीबा जब भी किसी फूड पार्टिकल्स को देखता है, मान लीजिए ये इसका फूड पार्टिकल है, तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करके फूड पार्टिकल के चारों तरफ सराउंड कर लेता है अपनी सेल मेम्ब्रेन को, और इस तरह से ये धीरे धीरे अपनी सेल मेम्ब्रेन से इसको कवर करके फूड पार्टिकल को सेल के अंदर कर लेता है। तो इस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। Thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon for notification.